हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। अगर आप हिंदी में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो हिंदी व्याकरण का जो पोर्शन है वो आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर आप हिंदी व्याकरण के जो भी कॉन्सेप्ट है वो अगर आप अच्छे से समझ रहे हो तो आपका हिंदी में काफ़ी अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो इस वजह से आज मैं हिंदी व्याकरण के जितने भी टॉपिक हैं, वाक्य, उपवाक्य, वाच्य, रस, पद, तो उन सभी चीज़ों को आपको एक ही वीडियो में समझाऊंगा, वो भी कम समय में। शॉर्ट तरीका बताऊंगा जिससे कि आप कम समय में सारी चीज़ों को कर सको। आपका एक भी क्वेश्चन हिंदी व्याकरण में नहीं छूटेगा। आप इस वीडियो को पूरा देखें, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, चलिए अब हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं और इसके बाद सारी चीज़ों को समझते जाते हैं। दिया गया है कि बादल घिर आए और वर्षा होने लगी, रचना के आधार पर वाक्य भेद हमें बताना है। रचना के आधार पर, ठीक है। अब हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। वाक्य क्या होता है ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। वाक्य के कितने भेद होते हैं ये आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो वाक्य को दो आधार पे बांटा गया है, ठीक है। वाक्य के भेद को दो आधार पे बांटा गया है। पहला अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखो तो रचना के आधार पर वाक्य भेद बोला गया है, तो अर्थ के आधार पे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि अर्थ के आधार पर अगर क्वेश्चन आ जाए कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो आपको लिखना है अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने? 8 भेद अर्थ के आधार पर, ठीक है। उनके नाम में आपको बता दे रहा हूं, अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो एज ए नॉलेज आप लोग ध्यान में रख लेना। पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा है आज्ञावाचक वाक्य, अगला है विस्मयादि वाचक वाक्य, नेक्स्ट है इच्छावाचक वाक्य, सातवां है संकेतवाचक वाक्य और आठवां है संदेहवाचक वाक्य। तो ये 8 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर। अगर हम रचना के आधार पर वाक्य का भेद का बात करें तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? तो यहाँ पे 3 के नाम दिए हुए हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो इसमें एक 4th नंबर में दिया गया साधारण वाक्य। तो ऐसा कुछ भी वाक्य होता ही नहीं है। तो अगर कभी भी साधारण वाक्य आपके ऑप्शन में रहेगा तो वो पहले ही आपका नेगलेक्ट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि साधारण वाक्य होते ही नहीं है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य यानी मिश्र वाक्य। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था कि ये जो यहाँ पे एक वाक्य दिया गया है कि बादल घिर घिर आए और वर्षा होने लगी, रचना के आधार पर इसका वाक्य भेद करना है, यानी कि सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। इन तीनों में से कोई एक वाक्य होगा। तो अब हम आसानी से ये समझते हैं शॉर्ट तरीके में कि सरल वाक्य को हम कैसे पहचानें। ऐसे अगर आप डेफिनेशन देखो सरल वाक्य का तो कुछ इस तरह से होता है कि जिस वाक्य में एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। तो आपको परिभाषा से समझ में नहीं आएगी, ठीक है। आप पूरा अगर हिंदी ग्रामर को अच्छे से भी पढ़ोगे तो आपको परिभाषा से ये बातें समझ में नहीं आएगी। आपको एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या करना है, सरल वाक्य मतलब एकदम सिंपल सा कोई सेंटेंस होगा। जैसे मुकेश पढ़ता है, एकदम सिंपल सा सेंटेंस है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, राकेश ने भोजन किया। तो जो एकदम सरल सा जो वाक्य होगा ना, तो वही सरल वाक्य कहलाएगा, ठीक है। ऐसे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अगर बाय द वे मुझे सरल वाक्य पहचानने के लिए नहीं आ रहा है तो आप संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य को आसानी से पहचान सकते हो। तो अगर इन दोनों को पहचान लिए तो दैट मीन्स जो बच जाएगा वो सरल वाक्य होगा, ठीक है। ऐसे सरल वाक्य जो एकदम सिंपल सा जो सेंटेंस होगा, जैसे अभी मैंने बोला मैं खाता हूँ, मुकेश पढ़ता है, ठीक है, राम ने भोजन किया। तो इस तरह के वाक्य को हम सरल वाक्य कहते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं संयुक्त वाक्य में। मिश्रित वाक्य को हम बाद में देखेंगे, ठीक है। संयुक्त वाक्य में आ करते हैं। संयुक्त वाक्य को पहचानने का सबसे अच्छा जो तरीका वो ये है कि बीच में देखना है कहीं पर और है क्या। अगर बीच में और आ गया तो वो संयुक्त वाक्य होगा। आपने इंग्लिश में कंजंक्शन पढ़ा हुआ होगा। जैसे कंजंक्शन में क्या होता है, जब दो वर्ड्स को बीच को में कोई भी से एंड लगा के, विथ लगा के, मतलब कुछ भी ऐसा कुछ भी वर्ड लगा के जो जोड़ता है तो वो कंजंक्शन होता है। हिंदी में यहाँ पे संयुक्त वाक्य में वही चीज़ है, ठीक है। जैसे और लगेगा, तथा लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर कुछ लग जाए तो वो संयुक्त वाक्य होगा। अब इस वाला यहाँ पे जो वाक्य है इसको आप अच्छे से पढ़ो। क्या दिया गया है, बादल घिर आए और वर्षा होने लगी, और दिख गया हम लोगों को, और दिख गया तो वो क्या होगा,
संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। तो बस यही हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जुड़ सकती है, जैसे अभी मैंने और बोला पर भी जुड़ सकता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि दो वर्ड्स को जब जो चीज़ें जोड़ के बनेंगी तो वो संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, और बीच में खास करके ज़्यादातर क्वेश्चंस में हमें और देखने को मिलता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन में आने से पहले हम मिश्र वाक्य को भी समझ लेते हैं कि मिश्र वाक्य को हम कैसे पहचानेंगे। तो मिश्र वाक्य को पहचानने के लिए ध्यान में रखना है कि मतलब जो सेंटेंस रहेगा वहाँ पे आप लोग को इस तरह से ज्यों लिखा हुआ रहेगा, जैसे ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया। ये भी देखा जाए तो दो तरह से एक सेंटेंस को जोड़ रहा है, दो तरह के वाक्य को जोड़ रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि ज्यों आता है, त्यों आता है। ठीक है, और एक मैं एक दो एग्जाम्पल आप लोग को बोलता हूँ, जैसे ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया, एक तो ये हो गया। दूसरा, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। और इसमें जो मिश्र वाक्य होता है, इसमें क्या होता है कि बीच में कॉमा भी लगता है। ठीक है, सरल वाक्य संयुक्त वाक्य में बीच में कॉमा नहीं लगेगा, लेकिन मिश्रित वाक्य यानी मिश्र वाक्य में बीच में कॉमा लगेगा। तो कहीं पर भी आपको बीच में कॉमा दिख जाए तो वो क्या है? मिश्र वाक्य है। पहचानने का ये तरीका है, ध्यान में रखते जाएं। ठीक है, सरल वाक्य में सिंपल सा सेंटेंस रहेगा, मिश्र वाक्य में बीच में कॉमा रहेगा, और संयुक्त वाक्य में और पर ऐसे करके कुछ वर्ड्स जुड़े हुए रहेंगे। अब चलिए सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी वाक्य से ही रिलेटेड होगा। सेकेंड क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में मिश्र वाक्य क्या है। तो अभी मैंने क्या बोला था आपको कि कॉमा रहेगा, यहाँ पे आपको कॉमा दिख रहा है, दैट मीन्स कि ये ऑप्शन घ ही हम लोग का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो 3 नंबर में दिया गया है कि आनंद 4 दिन गाँव में रहा, वह सबका प्रिय हो गया। तो इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो संयुक्त वाक्य में बदलने के लिए क्या करना होगा? बीच में और लगाना पड़ेगा। अभी मैंने बोला तो और कहाँ है? यहाँ से यहाँ तक के सेंटेंस में आप देख लो, ऑप्शंस में क वाला में यहाँ पे और हमें दिख रहा है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आनंद 4 दिन गाँव में रहा और सबका प्रिय हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। वह पुस्तक कहाँ है जो कल खरीदी थी? रेखांकित उपवाक्य का भेद बताइए। अब यहाँ पे वाक्य नहीं दिया गया है, उपवाक्य दिया गया है। तो उपवाक्य क्या होता है अब हमें ये भी समझना पड़ेगा, तभी तो हम उपवाक्य को कर सकते हैं। तो पहली चीज़ ये कि उपवाक्य परिभाषा आप लोग का एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, लेकिन उपवाक्य के भेद आ सकते हैं कि उपवाक्य के कितने भेद होते हैं। तो ध्यान में रखना है कि उपवाक्य का 3 भेद होता है, जिसमें पहला होता है संज्ञा आश्रित उपवाक्य। ठीक है, दूसरा होता है विशेषण आश्रित उपवाक्य, तो ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। और तीसरा होता है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। ठीक है, सर्वनाम आश्रित उपवाक्य नहीं होता है। तो अगर इस तीनों के सिवा अगर कुछ दूसरा है तो वो ऐसे ही नेगलेक्ट हो गया, वो ऐसे खत्म हो गया। ठीक है, अब हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा उपवाक्य हो गया, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य को हम कैसे पहचानें। तो पहले हम लोग देखते हैं संज्ञा आश्रित उपवाक्य को पहचानने का तरीका। तो इसमें क्या होगा, सेंटेंस में आप लोग का कहीं पर की लगा हुआ रहेगा। ठीक है, पहचानने का यही तरीका है। ठीक है, सेंटेंस में कहीं पर की लगा हुआ रहेगा, जैसे ही की लगा हुआ दिखे समझ जाना है कि संज्ञा आश्रित वो उपवाक्य है। ठीक है, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य में क्या होता है, तो क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य में कुछ चीज़ें जुड़ी हुई रहती हैं, जैसे जब, जहाँ, जिधर, ज्यों, यद्यपि। अगर ये सारी चीज़ें अगर जुड़ी हुई हों तो फिर वो क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। ठीक है, और एक हम लोग का बच गया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो विशेषण आश्रित उपवाक्य में जो चीज़ें जुड़ती हैं वो आप ध्यान से सुन ले, जो, जिसे, जिसका, जिसमें, जैसा, जितना। अगर ये सारी चीज़ें लगी हुई हो सेंटेंस में तो वो विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन में जो लगा हुआ है, तो जो किस में रहता है? विशेषण आश्रित उपवाक्य में। डैट मीन की राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन घ हो जाएगा, विशेषण आश्रित उपवाक्य। ठीक है, ध्यान से एक बार और सुन ले। सबसे पहले संज्ञा आश्रित उपवाक्य में की लगा हुआ रहेगा, विशेषण आश्रित उपवाक्य में जो, जिसे, जिसका, जिसमें, जैसा, जितना, ये सब सारे लगे हुए रहेंगे। और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य में जहाँ, जब, जिधर, ज्यों, यद्यपि, ये सारे लगे हुए रहेंगे। ठीक है, चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में सरल वाक्य क्या है। सरल वाक्य जैसे एकदम सिंपल सा वाक्य होगा,
जैसे इसमें दिया गया है, जैसे ही वर्षा हुई वैसे ही मोर नाचने लगे। तो जैसे ही वैसे ही दो वर्ड्स जुड़ रहे हैं तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। ख दिया गया है वर्षा हुई और मोर नाचने लगे, तो और दे दिया तो ये तो संयुक्त वाक्य हो गया। ग नंबर में दिया गया है वर्षा होते ही मोर नाचने लगे, ठीक है। तो यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, वर्षा होते ही मोर नाचने लगे। सिंपल सा एक सेंटेंस है, ठीक है। अब हम आगे के भी क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित वाक्य का वाच्य लिखिए। यहाँ पे एक वाक्य दिया गया है पर्यटकों द्वारा तीर्थ यात्रा की जाएगी। यह किस तरह का वाच्य है ये हमें बताना है। तो पहले हमें वाच्य के बारे में समझना पड़ेगा कि वाच्य होता क्या है, तभी तो हम लिख पाएंगे कि यह किस तरह का वाच्य है। तो परिभाषा आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा, तो इसको हम स्किप करते हैं। वाच्य का भेद पूछा जाएगा, जैसे पूछ दिया जाएगा कि वाच्य के कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो वाच्य के 3 भेद होते हैं, इसको याद रखना है, ठीक है। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कौन कौन? तो कर्तृवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य। करणवाच्य ऐसा कुछ वाच्य नहीं होता है, ठीक है। कर्तृवाच्य क्या होता है इसको समझते हैं, फिर आगे हम भाववाच्य को समझेंगे, फिर कर्मवाच्य को भी समझेंगे। कर्तृवाच्य इसमें क्या होता है, जो कर्ता होता है वो प्रधान होता है। अच्छा, कर्ता ये क्या है? जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मनीष खत लिखता है, तो मनीष क्या हुआ? कर्ता, क्योंकि उसके द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, ठीक है। मनीष क्या कर रहा है? पत्र लिख रहा है। तो जो काम है वो कौन कर रहा है? मनीष कर रहा है, ठीक है। तो जब कर्ता खुद अपना काम करे, ठीक है, जिस सेंटेंस से जिस वाक्य से हमें ये पता चल रहा हो कि कर्ता खुद अपने काम को कर रहा है, अपने बारे में बता रहा है, तो वो क्या होगा? कर्तृवाच्य, ठीक है, ध्यान रखना है। इस तरह का हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे श्याम पत्र लिखता है, लड़कियां लेख लिखती हैं, राम किताब पढ़ता है। तो ये सब सारे ध्यान में रखने हैं आप लोग को, ठीक है। तो ये तो हो गया कर्तृवाच्य। भाववाच्य क्या होता है इसको हम बाद में देखते हैं, पहले कर्मवाच्य को समझते हैं। कर्मवाच्य, जैसे कर्तावाच्य में हमने देखा कि जो कर्ता था वो खुद काम कर रहा था। कर्मवाच्य में जब वाक्य में ऐसा कुछ देखने को मिले कि जो वाक्य है वो दूसरों के लिए बोला जा रहा हो, यानी कि जो काम है वे दूसरे कोई कर रहे हैं। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कर्म, यानी काम, जो काम होगा वो खुद ना करके कोई और कर रहा होगा, ठीक है, तो वो कर्मवाच्य होगा। और कर्मवाच्य में जो है अक्सर देखा जाता है, ज़्यादातर सेंटेंसेस में, ज़्यादातर वाक्य में, कि द्वारा ये वाला शब्द लगा हुआ रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर द्वारा नहीं है तो वो कर्मवाच्य नहीं है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर सेंटेंस में द्वारा लगा हुआ रहता है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखो तो ये जो द्वारा शब्द है यहाँ पे लगा हुआ है, तो इससे ये साफ साफ पता चल गया कि ये कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य में ही द्वारा शब्द लगेगा, बाकी किसी भी वाच्य में और नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं होता है कि द्वारा शब्द ना हो तो वो कर्मवाच्य नहीं होगा। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल को भी आप लोग को अभी हम बताएंगे, जैसे हरीश से पत्र लिख पढ़ा गया। यहाँ पे हम अपने बारे में नहीं बता रहे हैं, ठीक है, हरीश के बारे में बता रहे हैं। हरीश से पत्र पढ़ा गया, ठीक है, तो वो भी आप लोग का कर्मवाच्य ही होगा। और भाववाच्य में क्या होता है? भाववाच्य में भाव से, जैसे यहाँ पे शब्द से ही पता चल रहा है कि इसमें भाव सम्मिलित होगा, ठीक है, जिसमें भाव का पता चलेगा। जैसे मुझसे और चला नहीं जाता, या फिर मुझसे और पढ़ाया नहीं जाता। इस तरह के सेंटेंस को हम जैसे अपने भावों को जो चीज़ में व्यक्त करेंगे वो भाववाच्य होगा, ठीक है। तो ये वाला तो खैर आपको पता चल गया कि ये वाला कर्मवाच्य हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि द्वारा शब्द यूज हुआ है। आगे के क्वेश्चन को देखते हैं ताकि और अच्छे से हम समझें। जैसे इसमें सेकेंड एग्जाम्पल में दिया गया है क्वेश्चन में कि हलदार साहब ने पान खाया। हलदार साहब ने पान खाया, इसको किस में बदलना है? कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य में जैसे अभी मैंने आप लोग को बताया कि कर्मवाच्य में द्वारा वाला शब्द यूज होना चाहिए, तो द्वारा एक यहाँ पर भी दिया गया है, यहाँ पर भी दिया गया है, यानी क और घ में से कोई एक आंसर होगा, ख और ग वाला तो होगा नहीं। अब क नंबर में दिया गया है कि हलदार साहब द्वारा पान खाया जाता है, तो ये सेंटेंस आपका नहीं होगा, ये वाला होगा हलदार साहब द्वारा पान खाया गया, ठीक है। तो ये वाला हम लोग का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। इसमें दिया गया है कि पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़े। अब इसको भाववाच्य में बदलना है, ठीक है, भाव दिखना चाहिए, उनमें फीलिंग्स आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे दिया गया है पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़ सके, ठीक है, पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़ सके, वे नहीं उड़े, ठीक है। आगे ख में दिया गया है कि पक्षियों से बाग छोड़कर उड़ा नहीं गया। देखिए यहाँ पे ये जो है भाव को दिखाया जा रहा है।
पक्षियों से बाग छोड़कर नहीं दिखाया गया। उनमें एक तरह का भाव आया, कुछ ना कुछ वे सोच रहे हैं, जैसे कोई इमोशनल हो गया तो इमोशनल क्या, वो भाव हो गया। इमोशनल होंगे कि इस बाग में मेरी पुरानी यादें हैं, इस वजह से हम नहीं छोड़ के जा पा रहे हैं। तो यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है भाव देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखनी होंगी। नेक्स्ट आगे दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से कर्तृवाच्य वाला वाक्य छांटिए। कर्तृवाच्य, तो कर्तृवाच्य में जैसे कि मैंने अभी आप लोग को बताया कि जो करता होगा वो खुद अपने काम को कर रहा होगा। जैसे मैंने बताया कि मोहन खाना खाता है ऐसे करके, या फिर शोभन खाना खा रहा है ऐसे, इस टाइप वाले। अब इसमें दिया गया है का नंबर में कि छात्रों द्वारा सभी का स्वागत हुआ। छात्रों द्वारा वाला शब्द यूज हो गया, तो ये तो कर्मवाची हो गया। ठीक है, ये तो कर्तृवाची होगा नहीं। खा में दिया गया है कि छात्रों से सभी का स्वागत करवाया गया। छात्रों से सभी का स्वागत करवाया गया, तो ये भी आप लोग का सेंटेंस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि किसी और से करवाया जा रहा है। इसके बाद गा में दिया गया है छात्रों ने सभी का स्वागत किया। ठीक है, छात्रों के द्वारा सभी का स्वागत किया गया, यानी छात्रों ने सभी का स्वागत कर लिया। तो ये जो करता है वो कौन है, छात्र है। उसने क्या किया, सबका स्वागत किया। ठीक है, खुद किया वो। दैट मीन्स कि यही हम लोग का राइट आंसर होगा, ऑप्शन ग। एक यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का सही विकल्प है। फिर से भाववाच्य, यानी फिर से फीलिंग्स देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर से कहीं या तो इमोशनल होगा या तो कहीं खुशी का अनुभव होगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है फर्स्ट वाले ऑप्शन में कि आओ वहाँ बैठे। ठीक है, जैसे हम किसी को बोल दिए आओ वहाँ बैठे, तो इसमें भाव नहीं दिखा, हम उसको बोल चुके हैं आओ वहाँ बैठे। इसके बाद खा में लिखा जा रहा है कि आओ वहाँ बैठा जाए। अब ये हम एक भाव को रख रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि आओ वहाँ बैठा जाए, तो मैंने अपनी बात को आपके सामने रखा, एक भाव रखा। ठीक है, दैट मीन्स कि ये खान वाला राइट आंसर होगा। अब आगे हम इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। दिया गया है, निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कोई 4 ही प्रश्न के हमें उत्तर लिखने हैं। 5 क्वेश्चन आप लोग का दिया हुआ रहेगा। ठीक है, उसमें से 4 ही के आंसर करने हैं। सो क्वेश्चन दिया गया है, एक और अजगर ही लखी एक और मिगराए, विकल बटो ही बीच ही परयो मूर्छा खाए। अब इसमें दिया गया है कि उपयुक्त काव्य पंक्तियों में निहित रस है। किस तरह का रस है, तो अब हमें रस के बारे में पता होना चाहिए कि रस होता क्या है। तो रस का परिभाषा, फिर से वही परिभाषा तो एग्जामिनेशन में आएगा नहीं, लेकिन रस के बारे में मैं आप लोग को बता देता हूँ। ऐसे बहुत ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस जो चीज़ें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। वरना रस को समझाने गया तो रस का स्पेशल वीडियो अगर बनाने जाए तो 2-3 घंटा का सिर्फ एक वीडियो बन जाएगा। ठीक है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि शॉर्ट से शॉर्ट तरीके में आपको रस को हम समझा सके। सबसे पहले आपको याद रखना है कि हिंदी व्याकरण में रस के 4 अवयव यानी कि अंग होते हैं। ठीक है, 4। पहला होता है विभाव, दूसरा है अनुभाव, तीसरा है संचारी भाव और चौथा है अस्थाई भाव। तो हमारे एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अस्थाई भाव से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम अस्थाई भाव के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, जितने भी अस्थाई भाव होंगे, जैसे आप लोगों में बता दूं कि जो अस्थाई भाव की जो संख्या होती है टोटल 11 होती है। ठीक है, अस्थाई भाव की टोटल संख्याएं 11 होती हैं, जिसमें से सबके नाम भी अभी हम देखेंगे। और उन सभी चीज़ों का एक अपना जो होता है एक अस्थाई भाव होता है। ठीक है, जैसे श्रृंगार रस का अस्थाई भाव कुछ होगा, हास्य रस का कुछ अस्थाई भाव होगा। ठीक है, ये 11 है, तो 11 के नाम और उसके अस्थाई भाव को मैं बता रहा हूँ। इसको आप लोग अच्छे से ज़रूर याद कर ले, क्योंकि अस्थाई भाव से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में ज़रूर रहेगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन में पूछा गया है कि उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है। ठीक है, तो सारे का मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाएं और इसको याद करते जाएं। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है रति, इसको हम प्रेम भी कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा है हास्य रस, इसका स्थायी भाव है हास। नेक्स्ट आगे है वरुण रस, इसका स्थायी भाव है शोक। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। अब देखो, जैसे यहाँ उत्साह का पूछा गया था कि उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, तो वीर रस का। ठीक है, रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। भयानक रस का स्थायी भाव भय है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या फिर घृणा, ये दोनों में से आप कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे आते हैं अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय या फिर आश्चर्य हम बोल सकते हैं। ठीक है, शांत रस का सम निर्वेद, इस तरह से हम लोग कहते हैं, सम भी कह सकते हैं, निर्वेद भी कह सकते हैं। ओके, वात्सल्य रस, वात्सल्य रस का स्थायी भाव वात्सल्य ही होता है।
और भक्ति रस का अस्थाई भाव भागवत विषयक रति यानी अनुराग, ये दोनों बोल सकते हैं, ये होता है। ठीक है, तो सबका अस्थाई भाव आप लोगों को याद रखना है। ओके, अब हम जो क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं तो क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर हम समझेंगे जो भी रस आएगा उसके बारे में। जैसे ये वाला यहाँ पे जो सेंटेंस पूछा गया था, ये वाला जो यहाँ पे एक काव्य दिया गया है, इसमें अजगर का नाम जिक्र किया गया है, मृग का जिक्र किया गया है। देखा जाए तो यहाँ पे कुछ डरने जैसी बातों के बारे में जिक्र किया जा रहा है। तो जहाँ से हमें डर के बातों का पता चले वैसे वाक्यों से, तो उसको हम भयानक रस कहेंगे। ठीक है, दैट मीन्स कि इसका हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन ये वाला ग, भयानक रस। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो है अभी मैं आप लोग को बताते जाऊंगा, इन चीज़ों को आप लोग को एकदम याद रखते जाना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। उत्साह रस का स्थायी भाव मैंने अभी आप लोग को बता ही दिया, वीर रस होता है। अब इस वाले क्वेश्चन में दिया गया है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे। अच्छा, ये एक लाइन सुनने के बाद ही आप लोग को पता चल गया होगा कि श्री कृष्ण और अर्जुन के बारे में बताया जा रहा है। ये महाभारत के युद्ध में हुआ था, आप लोग को पता ही होगा कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो युद्ध होने से पहले श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा था। तो अर्जुन अगर नहीं समझ पा रहे थे उन चीज़ों को, तो श्री कृष्ण के द्वारा एक रौद्र रूप लिया गया था। ठीक है, एक विशाल रूप लिया गया था। तो जब इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं कुछ, तो उसको हम रौद्र रस कहेंगे। ठीक है, तो ये किस तरह का एग्जाम्पल है, रौद्र रस का। ठीक है, इसमें अगर किसी भी तरह का आपको कन्फ्यूज़न लगे, कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट ज़रूर करें। मैं रस से रिलेटेड आप लोग के लिए एक स्पेशल वीडियो में आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है ना। चलिए आगे के भी हम क्वेश्चंस को और देखते जाते हैं। नेक्स्ट आगे दिया गया है कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अच्छा, ये सारे क्या हैं, अब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, तो ये अंग है रस के, ये सारे क्या है, अंग है। ठीक है, शुरू में ही मैंने आप लोग को इसके बारे में बता दिया था कि रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, तो ये 3 हो गए और एक होता है 4 अंग होते हैं, 3 तो हो गया। ये चौथा अंग कौन सा होगा, तो चौथा अंग होता है अस्थाई भाव। सो राइट आंसर हम लोग का अस्थाई भाव होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने शुरू में ही बोला था कि क्वेश्चन आपके किसी भी तरीके से आ सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखते जाना है। आगे 5 नंबर में दिया गया है अद्भुत रस का अस्थाई भाव। अच्छा, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो अभी मैंने इसके बारे में भी आपको सारी चीज़ों के बारे में बताया था कि अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा, विस्मय या फिर आश्चर्य, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो इसमें ख में विस्मय दिया गया है, सो राइट आंसर विस्मय हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने रस के बारे में भी जान लिया है। अब आगे हम लोग पद परिचय के बारे में जानते हैं। अब यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं ये सारे में हमें पद परिचय करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं कि पद परिचय करने के लिए आपको हिंदी व्याकरण का पूरा नॉलेज होना चाहिए, चाहे वो संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, क्रिया विशेषण हो, कारक हो, लिंग हो, सभी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप पद परिचय कर सकते हो। अदरवाइज़ फिर आपको बहुत मुश्किल हो सकता है करने में। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखें तो दिया गया है, जैसे हम कल दिल्ली जा रहे हैं तो दिल्ली का अगर हमें पद परिचय करना है तो हमें पता होना चाहिए कि दिल्ली किस तरह का संज्ञा है, क्योंकि यहाँ पे संज्ञा के बारे में दिया गया है। तो दिल्ली किस तरह का संज्ञा है, जातिवाचक या फिर व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक है, सिंपल है। ठीक है, दिल्ली किसी स्टेट का नाम है, तो ये आप लोग का व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा 2 जगह पे आ रहा है, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपका होगा। अच्छा, एक वचन फिर दोनों में है, पुल्लिंग दोनों में है, तो यही होगा। अब बात आ जाता है कि ये अधिकरण कारक है या फिर कर्म कारक है, तो इसके लिए कारक आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कारक के लिए हम स्पेशल वीडियो देखेंगे, अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, लेकिन जो दिल्ली होगा वो अधिकरण कारक होगा, फिलहाल मैं यहाँ पे आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, अगर क्वेश्चन आएगा यही वाला तो आपको अधिकरण कारक कर देनी है। आगे क्वेश्चन में दिया गया है यह बालक बहुत मेधावी है, तो यह क्या है, यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम दिया गया है, जातिवाचक संज्ञा दिया गया है, सर्वनामिक विशेषण दिया गया है या फिर गुणवाचक विशेषण दिया गया है। तो ये जो यह है ये सर्वनाम तो है नहीं, संज्ञा है नहीं, ये विशेषण है, या तो सर्वनामिक विशेषण या तो गुणवाचक। तो यह किसी का गुण नहीं बता रहा है, दैट मीन्स को क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है, सो हम लोग का राइट आंसर क्या होगा, ग वाला। ठीक है, नेक्स्ट आगे आते हैं 3rd में। दिया गया है कि अचानक वर्षा होने लगी। अच्छा, अचानक वर्षा होने लगी, जब अचानक का इस तरह से वर्ड आ गया तब इसको हमने समझे कि ये क्या है, एक रीतिवाचक संज्ञा है। ठीक है, सॉरी, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है।
सो हम लोग का ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब इस वाले क्वेश्चन में दिया गया है कि वह भारत मैच जीत गया। तो इस सेंटेंस से, इस वाक्य से हमें क्या पता चल रहा है कि इसमें प्रसन्नता का कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है, झलकियाँ दिखाई दे रही हैं, ठीक है, कोई खुशी का माहौल है। तो यहाँ पे देखो घ नंबर में दिया गया है कि विस्मयादि सूचक अव्यय प्रसन्नता सूचक भाव की अभिव्यक्ति। कोई मैच जीत जाए या फिर कोई कुछ भी चीज़ें जीत जाती है, परीक्षा में आप पास हो जाते हो अच्छे नंबर से, तो उसमें हम खुशी अपना दिखाते हैं, अपनी प्रसन्नता को दिखाते हैं, तो उसमें विस्मयादि सूचक अव्यय का हम लोग यूज करते हैं, यानी इस तरह का साइन का, जैसे हुर्रे में हम लोग लगाते हैं, ठीक है, इंग्लिश का वर्ड। तो वहीं वाह, ठीक है, वाह, यानी कि इसमें हम लोग विस्मयादि सूचक अव्यय लगाए हैं जो कि प्रसन्नता का भाव यहाँ पे दिखा रहा है। शोक भी रहेगा तब भी इस तरह का साइन लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसी वजह से शोक सूचक भाव की भी अभिव्यक्ति दिया गया था, लेकिन ये प्रसन्नता का था, दैट मीन्स कि घ वाला आंसर होता। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में दिया गया है कि शाबाश तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। ये किस तरह का इसमें दिया गया है कि सर्वनाम है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम बहुवचन कर्ता कारक, या फिर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम एक वचन कर्म कारक। तो इसके लिए हमें क्या याद रखना पड़ेगा, इसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा सर्वनाम। अगर आपको सर्वनाम नहीं पता होगा तो फिर इसको आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन क हो जाएगा, ठीक है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम एक वचन कर्ता कारक, ये कर्ता कारक है, कारक इसमें क्या होगा, कर्ता, ये जो तुमने है ये कर्ता कारक होगा, ठीक है। तो अगर आपने कारक नहीं पढ़ा हुआ है तो ये आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, आपने कारक पढ़ा हुआ होता तो ये आप आसानी से समझ सकते थे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको और भी कुछ भी पूछना होगा, किसी क्वेश्चन में कुछ डाउट होगा तो ये आप हमें कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।